बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। ओके, तो प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब है और लॉजिकल है चैप्टर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? आहा, तो प्यारे बच्चों देखो, ये कोई एरिया है। अच्छा जी, ये कोई एरिया है। एरिया एक स्केलर है या वेक्टर? वैसे तो स्केलर है, बट मैनी टाइम्स एरिया इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। बार बार आप एरिया को एक वेक्टर की तरह मानते हैं। अगर एरिया को वेक्टर की तरह मानते हैं तो एरिया का कोई डायरेक्शन भी है, जो आपने गॉस थ्योरम में के टाइम पे सीखा था वही यहाँ पर सीखेंगे। एरिया इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। तो भाई यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड, बाहर निकलता हुआ इस एरिया से और परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज द एरिया वेक्टर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ओके, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, हमें तो सीखना था मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको हम फाई से दिखाएंगे। फाई एम से दिखा दो, या फाई से, फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लो अब आपके पास, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स को पहले डिफाइन करते हैं, फिर आएंगे वापस। ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, इससे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जा रही हैं, और सारी के सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया है मैंने जानबूझ करके। तो किसी एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं परपेंडिकुलरली? कितने मैग्नेटिक, ओहो इंक लग गया भाई। किसी एरिया से परपेंडिकुलरली कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्या लिखना चाहिए आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing normally normally का मतलब perpendicularly through any area is called magnetic flux through it। सारा मैग्नेटिक है, गलती से मैं कभी इलेक्ट्रिक भी बोल दूं तो आप समझ जाना, क्योंकि अभी तक हम खूब सारा इलेक्ट्रिक पढ़ते आए हैं तो कई बार हो जाता है, बट यहाँ पर अब सारा मैग्नेटिक चलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली जा रहा है? ओके भाई, इसका फॉर्मूला भी है क्या कोई? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था, क्या मैग्नेटिक का भी है? बिल्कुल है। अभी आपने देखा एरिया वेक्टर किधर है? एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द एरिया। बहुत बढ़िया। मैं मानता हूं इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन है। सपोज ये है और ये एंगल बना रहा है थीटा, ये कोई थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूं तो इसको बी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। क्या करते हैं? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व, बिल्कुल कर दिया जाए। तो बी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा बच्चों, एक कंपोनेंट इधर आएगा, आपको पता है, एक इधर आएगा। सो वी कैन रिजॉल्व बी इनटू टू कंपोनेंट्स, एक इसके साथ साथ, एंड दिस कंपोनेंट विल बी बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा बी कॉस थीटा और एक होगा बी साइन थीटा। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं। तो भाई यहां पर एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर वाला, प्लेन ऑफ एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर वाला
कौन सा कंपोनेंट है? बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है या नहीं है? परपेंडिकुलर वाला कौन सा कंपोनेंट है? बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। और मैं आपको बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर देखना है या जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कहीं देखना है, तो एक यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो ये अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलरली इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब एक यूनिट एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है? बी कॉस थीटा। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कहीं पर? कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है कहीं पर, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में बात कर सकते हैं। और वो क्या? एक यूनिट एरिया से 1 मीटर स्क्वायर मान लो, अगर आप एसआई सिस्टम में बात करें, एमकेएस में करें, तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है, वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई? अच्छा, परपेंडिकुलरली होता है सारा। परपेंडिकुलरली कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया से ये उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहां पर इतना मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब बी कोसिटा इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है यहां से भाई परपेंडिकुलरली। अच्छा अच्छा, अच्छा कितने एरिया से जा रही है ये बी कोसिटा? यूनिट एरिया से, 1 मीटर स्क्वायर से। क्या मैंने बोला? मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलरली कितना जा रहा है? तो यहां पर बी क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर एक यूनिट एरिया से, छोटे से एरिया से कितना जा रहा है? बी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी यहां पर, जितना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। लेकिन अगर आपको पूरे एरिया से देखना है बच्चे, तो पूरे एरिया से मल्टीप्लाई करो, तो ये मिलेगा आपको टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया आपको मिलेगा जब आप पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 1 मीटर स्क्वायर से कितना फ्लक्स जा रहा है? बी के बराबर, यानी कि यहां पर बी कॉस थीटा है तो बी कॉस थीटा के बराबर। पूरे एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा? आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ओह, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो यहां पर क्या आएगा? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर होता था ई ए कॉस थीटा, वहां पे सारे केस करवाए थे आपको गॉस थ्योरम से पहले। अब वैसे ही यहां पर है, सारे केस यहां पर अप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है? सेम वही है, ई की जगह बी आ गया, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। चलिए गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखो यहां पर कि एक जमाना था, डॉट प्रोडक्ट आपने सीखा था, ये ए है वेक्टर, ये बी है वेक्टर, इनके बीच में कोई थीटा एंगल, तो ए डॉट बी क्या होता था बताओ? ए बी कॉस थीटा होता था, है ना? इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो समय आ गया है। क्या बी एक वेक्टर है? यस। एरिया एक वेक्टर है? यस यस यस। एरिया को एक वेक्टर की तरह मान रहे हैं, तो यहां पर फाई को हम क्या लिखेंगे? बी डॉट ए। सर क्या ए डॉट बी भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ए डॉट बी भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस में तो गलत हो जाता है, आपको पता है। डॉट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में गलत हो जाता है, यहां चलेगा भाई। अब मुझे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको क्या लगता है कि स्केलर होगा या वेक्टर होगा? और दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? बताओ भाई, क्या लगता है आपको? क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है? क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता है? क्या ये जीरो भी हो सकता है? सारी बातें बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है? एक बच्चे ने लिख दिया है, मयंक ने लिख दिया है स्केलर, लेकिन क्या इसका जवाब सही है? बताओ सभी लोग, बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर या वेक्टर?
श्रुति ने भी लिख दिया है, जपनीत ने भी लिख दिया है। स्केलर 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 मतलब कि भाई वेक्टर कोई नहीं लिख रहा यार। तरन्नुम ने भी लिख दिया है स्केलर। ओके ओके, बिल्कुल ये स्केलर है। यस इट इज स्केलर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर था, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है, इज अ स्केलर। लेकिन इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कह दिया? ओहो, जब भी दो चीजों के प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से तीसरी चीज मिले, हमेशा आपको स्केलर मिलेगा। जब भी दो चीजों के डॉट प्रोडक्ट से आपको तीसरी चीज मिले, आपको क्या मिलेगा? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट का असली नाम स्केलर प्रोडक्ट ही तो है। क्यों? क्योंकि दो चीजों का जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं हमें एक स्केलर नंबर मिलता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं। वर्क है, एफ डॉट एस होता था, याद करो 11th में, वर्क भी एक स्केलर था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारे क्या है? स्केलर नंबर है, स्केलर चीज है। तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है? क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? क्या ये जीरो हो सकता है? ये सारी पॉसिबिलिटी होती है बच्चों। फटाफट देख लें क्या? बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। डिपेंडिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सब कुछ डिपेंड करता है कॉस थीटा पे। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? कोस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। भाई बी और ए मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, एरिया का, जो हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन जीरो है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो भाई थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। फटाफट बात करें, चलिए बात कर लेते हैं भाई। केस नंबर 1, इफ थीटा एच 90 डिग्री ले लेते हैं। चलो, इसका मतलब ये एरिया वेक्टर था, एरिया वेक्टर था, एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द एरिया। पता है ना आपको? पता है ना आपको? ये कोई बॉडी, ये कोई बॉडी, इस एरिया की बात करूं तो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इस एरिया की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इधर परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। इस एरिया की बात करूं तो इधर की तरफ, इस एरिया की बात करूं तो इधर। समझ रहे हैं? इस एरिया की बात करूं तो इधर। आउटवर्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर और एरिया से बाहर निकलते हुए। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर और बाहर निकलते हुए होगा। सहमत है सभी लोग? यस। तो भाई एरिया तो ये रहा। अच्छा, थीटा 90 डिग्री, 90 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर मारा था। अब इसको घुमा दो, ऐसे ऐसे कर दो, तो भाई इसके साथ साथ कर दो, बिल्कुल ऐसे सरफेस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कर दो। थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। ओ वाव। तो भाई फ्लक्स क्या होगा? यहां से लगाएंगे तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90। कॉस 90 जीरो, सदियों से सदियों जीरो, सदियों से सदियों तक जीरो हो गया, खत्म। मतलब क्या हुआ कि ये कोई चीज है, व्हाटएवर पड़ा हुआ था, यूज हो रहा है आजकल। चलो, तो भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके सरफेस के साथ साथ ही ऐसे, तो क्या इसको क्रॉस करके जा रहा है या इससे बाहर निकल रहा है? बिल्कुल नहीं, इसके साथ साथ जा रहा है। टेंजेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। तो इसके अंदर थोड़ी जा रहा है, बाहर थोड़ी निकल रहा है कोई, इसीलिए तो फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स क्या था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे परपेंडिकुलरली जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो साथ साथ में जा रहा है, टेंजेंशियल है, तो परपेंडिकुलरली कहाँ हुआ? तो कहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इससे? नहीं नहीं नहीं, इस केस में तो नहीं है भाई। दूसरा केस क्या होगा प्यारे बच्चों? केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अरे यार, इंक मैंने ज़्यादा फिल कर दिया है आज। ठीक है, इससे पहले 11th की क्लास ले रहा था तो उसमें कम हो गया था, मैंने अब फिल कर दिया, और लेकिन कुछ ज़्यादा ही कर दिया। हाँ भाई, तो भाई चलो केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री है, कॉस 0 कितना होता है? बताओ 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 बताओ। बच्चों वाली बात, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, इस डायग्राम में बना देता हूं। चलो भाई, एरिया वेक्टर फिर से ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द एरिया, आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द एरिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थीटा 0, दो वेक्टर के बीच में 0 एंगल कब होता है बताओ मुझे? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। अब आप देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मान लो 60 डिग्री है, और घटाया 30 20 10 0, इधर ही हो गया। तो यानी कि बिल्कुल इसके साथ साथ ही ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो
तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। If two vectors are acting in the same direction, then angle between the vectors is always 0 degree. ओके जी, बहुत बढ़िया। तो फाई क्या मिलेगा, बी ए कॉस 0। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है +1, यहाँ रख दो +1, तो यहाँ पर आ गया बी ए इंटू प्लस का 1, और बाय चांस इसी यही होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई मैक्स आ गया, बी इंटू ए आ गया जब कॉस 0 हो गया। चलो एक अंतिम केस ले लेते हैं भाई, ठीक है, अंतिम केस ले लेते हैं। क्या है, चलो भाई ये कॉमन केस है, बाकी तो एंगल कुछ भी होगा। तो इफ थीटा इज केस नंबर 3, कुछ इंपॉर्टेंट केस ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब दो वेक्टर्स के बीच में 180 का एंगल कब होता है, जब उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा होता है कहीं क्या। ये एरिया है, एरिया वेक्टर ये रहा, आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द एरिया, बहुत बढ़िया, बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, एरिया के अंदर जा रहा है भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो इनके बीच में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए इधर, बी इधर, भाई इनके बीच में एंगल 180। देखो एक बार थोड़ी और फील लाते हैं, एक और फील लाते हैं। देखो जी, देखो मान लो एरिया वेक्टर ये रहा टाक, मैग्नेटिक फील्ड ये कोई एंगल रहा टाक, इनके बीच में कोई एंगल मैंने मान लिया 60 डिग्री, ओहो 70 80 ओहो 90 कर दिया, और घुमाते हैं और दम लगाओ थोड़ा सा, 120 30 40 50 180 डिग्री, 180, एक इधर 180 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच में हम 11 से सीख चुके हैं भाई 180 डिग्री कब होता है, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो भाई अपोजिट हो गया, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, बता दो, सीखते आ रहे हैं, -1। तो यहां पर प्यारे बच्चों फाई आ जाएगा बी ए cos 180 डिग्री। तो cos 180 क्या आएगा, -1, तो माइनस बी ए आ गया। तो ये नेगेटिव भी है बिल्कुल, बल्कि थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो भाई कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। थीटा अगर 90 से ज्यादा हो, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो भाई कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसे केस बता दिए जो आपको जरूरत बार बार पड़ सकती है, चाहे न्यूमेरिकल में चाहे कहीं पर भी। तो अगर आपको ये चीजें पता हो तो आप बहुत जल्दी दिमाग में क्लिक कर जाएगा, आप आसानी से कर पाओगे। ओके चलिए अब आपके क्वेश्चन को देखते हैं, कोई इसी को डाउट है क्या। हाँ प्रणव, एक्चुअली यूजुअली क्या होता है कि भाई थीटा 0 की बात हो जाती है, थीटा 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। थीटा 0 डिग्री वो डिपेंड करता है केस क्या है, केस क्या है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मान लो कि भाई ये एक लूप है, दिस इज अ लूप। तो मैं इस एरिया वेक्टर का अगर कंसीडर करूंगा तो इधर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, आउटवर्ड नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। समझे, अगर मैं यही इधर से देखूंगा तब गड़बड़ हो जाएगा। क्या मतलब, क्या मैंने बोल दिया, इस एरिया का डायरेक्शन देखूंगा इधर से तो इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। लेकिन इसी एरिया का मैं इधर से देखूं, इधर से देखूं, तो भाई इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का इधर हो जाएगा। समझे प्रणव, आपका क्वेश्चन ये है, इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, तो इनके बीच में अब इस केस में क्या हो जाएगा, 180 का एंगल हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे, अगर इस एरिया का देखें, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड निश्चित तौर पे इधर है, ठीक है, इधर की तरफ डायरेक्शन, इस फेस को देखा मैंने तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री। और अगर मैं इस फेस को देख रहा हूं, इस वाले फेस को, इस वाले को, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री तब। लेकिन हाँ एक चीज देखोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, चाहे थीटा 0 डिग्री है तब भी फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी ए, और अगर जब 180 है तब भी क्या होगा, बी ए, ठीक है। तो हमारे आंसर के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो,
हमारे आंसर के मैग्नीट्यूड पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो डायरेक्शंस हैं इनसे हमारे बाकी चीज़ों के बाद में पढ़ेंगे हम, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, उन पे असर पड़ेगा, तो हम दूसरे रूल से वो समझेंगे, बिल्कुल पुख्ता तरीके से समझेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन अब मेरा ये है, फ्लक्स आपने सीख लिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप कितने तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा यूनिट नहीं पढ़ा भी, चलो यूनिट भी पढ़ते हैं। और सबसे पहली बात कि भाई मुझे ये बताओ कि भाई क्या नाम है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कितने तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज कर सकते हो बताओ। तब तक मैं मिटाता हूं, आप सोचो जरा जल्दी से। which various ways by which you can change the magnetic flux, बताओ कितने तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हो, कितने तरह से चेंज करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ बच्चों, तो किसी का आंसर आया क्या। चलिए तो चलिए आते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, एक एक की बात करते हैं। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स को आप तीन तरीके से चेंज कर सकते हो। 3 ways टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। कितने? 3 ways टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर 1, देखो इस फॉर्मूले को देख के ही मैं बोलूंगा। नंबर 1, या तो बी को चेंज कर दो या फिर ए को चेंज कर दो। ठीक है, पहला है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी। दूसरा बाय चेंजिंग क्या, एरिया। भाई एरिया यहां पर कुछ है, उसका एरिया ऐसा शेप कर दो, एरिया की वैल्यू कम हो जाए ज्यादा हो जाए, तो बाय चेंजिंग एरिया, एरिया और एरिया को कैपिटल ए से दिखा दिया। तीसरा क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल चेंज कर लो, या तो एरिया को रोटेट कर दो या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दो। तो बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इनके बीच में ये तीन तरीके हैं भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के। चलिए अब यूनिट की भी बात कर लेते हैं, भाई बार बार काम आने वाला है आपको। सो व्हाट आर द यूनिट्स, यूनिट क्या है इसका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली मोबाइल का स्क्रीन था वहां पे, तो मैसेज आया किसी का, तो दिमाग चला जाता, मैंने पलट दिया उसको, भी बाद में देखूंगा क्लास के बाद। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स है भाई, फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ जी भाई, मैग्नेट देखो कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कभी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यूनिटलेस होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो अब बी का मैग्नेट जो यूनिट है और एरिया का जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं ऐसा यूनिट की बात करता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बच्चों, इसी को बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं इसको, वेबर। डब्ल्यू स्मॉल होगा वेबर, और इसको शॉर्ट में लिखना है तो डब्ल्यू बी से लिख देंगे आप। सो वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर क्या है बच्चों, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में तसल्ली बख्श हमने बात कर ली है कि भाई बी इंटू ए कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। अच्छा इसको चेंज करने के तीन तरीके हैं, या तो बी चेंज कर लो, या एरिया चेंज कर लो, या आप मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है थीटा वो चेंज कर लो। भाई तीन तरीके से कर सकते हैं, ये भी हमें आ गया। यूनिट भी देख लिया, इसकी ऐसा यूनिट होगी वेबर।
इसकी यूनिट होगी वेपर। चलिए अब क्या है, अब बात करते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये नाम क्यों पड़ा? और यहीं पर हम बात करेंगे फैराडे की। किसकी बात करेंगे? फैराडे की, फैराडेज लॉज की। तो आज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, से थैंक्स टू फैराडे। आप एसी में बैठे हैं या कूलर में बैठे हैं, लाइट ऑन है घर में, टीवी चलाते हैं, भाई ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है तो फैराडे की वजह से। चलिए बात करते हैं उसका, फैराडेज लॉज, और वहीं से डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी। फैराडेज लॉज, फैराडेज लॉज ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बढ़िया, बात करते हैं, जरा देखते हैं भाई EMI के लॉज। पहले उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले भाई, उसको ये बात समझ में आ गई थी फैराडे को कि अगर एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करते हैं तो उसके आसपास उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। कंडक्टर में करंट फ्लो किया तो उसकी वजह से क्या होगा? आसपास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो उसको ये पहले से पता था, तो ये बड़ा होशियार था भाई। ये सोचने लग गया क्या इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, कि अगर आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कंडक्टर को रख दिया तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा क्या? उसको लगता है कि भाई, उसको लगता था कि यस देयर इज ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, इसकी वजह से अगर ये होता है तो इसकी वजह से ये भी होगा। क्या मतलब? क्या मतलब? करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और तो उसको लगता था उल्टा भी पॉसिबल है, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखें तो अपने आप करंट भी फ्लो होना चाहिए। देयर इज ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, इसकी वजह से ये, तो वापस उसकी वजह से भी ये होना चाहिए। तो क्या वास्तव में हुआ ऐसा? तो वो बार बार क्या करता था, ये कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर लिया इस तरह से, और यहां पर भाई गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, जिससे कि डिफ्लेक्शन का पता चल रहा है, करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर मैग्नेट लगा करके बैठ जाता था रोज, नॉर्थ साउथ पोल रोज बैठ जाता था ऐसे लगा करके, देखता रहता था अब करंट फ्लो होगा, अब करंट फ्लो होगा। उसके आसपास के लोग हैरान और परेशान, क्या हो गया इसको भगवान, भाई कुछ करंट तो फ्लो हो नहीं रहा, रोज लगा के बैठ जाता है, बस यही बोलता रहता है देयर इज ग्रेट सिमेट्री नेचर, इसकी करंट फ्लो करने पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें कंडक्टर को रखा तो भाई करंट अपने आप आ जाना चाहिए। बार 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 रोज ऐसे बैठ जाता था, बार बार उसके हिसाब से उसका दिमाग कहता था होना चाहिए करंट फ्लो होना चाहिए, बट नहीं होता था। फिर एक दिन उसको गुस्सा आ गया और उसने वैसे उठा के फेंकना चाहा, तो जैसे उसने ऐसे उठा करके डिस्प्लेस किया, उसने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्रैक्शन। गैल्वेनोमीटर में डिफ्रैक्शन, भाई डर से थोड़ी हो सकता है, करंट से ही हो सकता है वो तो, ये थोड़ी कि फैराडे से डर गया होगा। तो उसने क्या किया, ऐसे उठाया तो भाई देखा उसमें डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे वापस रखा तब भी डिफ्लेक्शन, छोड़ दिया नहीं हो रहा डिफ्लेक्शन, अच्छा फिर उठाया डिफ्लेक्ट करने लग गया, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, फिर वापस रखा फिर डिफ्लेक्ट करने लग गया, छोड़ दिया नहीं कर रहा। अब चलो मैग्नेट को, सिर्फ मैग्नेट को उठाते हैं, मैग्नेट को जैसे उठा रहा है डिफ्लेक्शन, वापस ला रहा है तब भी डिफ्लेक्शन, छोड़ देता वहीं पर तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो भाई अब तो शेर के मुंह में खून लग गया भाई, अब तो बिल्कुल एक क्लू मिलने लग जाता, कॉन्फिडेंस तो भाई साथ में आसमान पे पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे आपको थोड़ी सी सफलता मिलनी स्टार्ट होती है उस डायरेक्शन में जिसके लिए आप काफी मेहनत कर रहे हो, और सफलता ना मिल रही हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो, और थोड़ा सा मिलने लग जाता है, फिर तो आप और पता नहीं कितने मैनी टाइम्स ज्यादा आप, है ना, एनकरेजमेंट के साथ, बिल्कुल उत्साह के साथ वो काम करते हैं, और अब तो आपकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता।
बस उसके साथ भी वही हुआ। अब तो भाई उसकी जो थ्योरी, उसका जो दिमाग बोल रहा था वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में था। अब तो भाई उसने तो ताबड़तोड़ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले। कभी इसको मूव कर रहा है, कभी इसको मूव कर रहा है, कभी स्लोली मूव कर रहा है, कभी धीरे मूव कर रहा है, स्लोली कर रहा है, कभी फास्ट कर रहा है, कभी रोटेट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ, कभी मैग्नेट को, कभी इस लूप को, ये जो है आपका कंडक्टर वाले लूप को, कभी दोनों को, कभी पास आ रहा है दोनों को, कभी दूर ले आ रहा है दोनों को, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और बार बार रीडिंग्स नोट करता जा रहा है। कॉपी के बहुत सारे पन्ने भर डाले उसने। फिर भाई अब इसको यह समझ में आ गया कि इसको जब ये मैग्नेट यहाँ पे पड़ा रहता है और ये भी पड़ा रहता है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट के आसपास उसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। और जब इसको दूर ले जाते हैं तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे कम होता है। और जब और पास तो या कम होता है, दूर ले जाते हैं तो, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, अपने आप आ जाता है। और जब पास लाते हैं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। रखा हुआ छोड़ देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा होता। वो चेंज नहीं हो रहा होता, पड़ा रहेगा तो ना तो घट रहा होता है ना बढ़ रहा होता है, तो कोई करंट यहां पर इंड्यूस नहीं होता। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि भाई जब मूव करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो क्या होता है, जब भी इस लूप से जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। ये उसको समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन पे ऑब्जर्वेशन इतने सारे ले लिए और उसने फॉर्मूला भी बना डाला। बहुत टाइम लगा, ऐसा नहीं कि मंत्र में हो गया। ठीक है, तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली उसने लॉज दिए थे ईएमआई के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो उसने क्या देखा, या तो इसको मूव करे या इसको मूव करे या दोनों को मूव करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे चेंज होता है। चेंज होता है तो इसमें करंट अपने आप इंड्यूस होता है, ईएमएफ वोल्टेज अपने आप इंड्यूस होता है। दूसरा, जितनी ज्यादा तेजी से मूव करे, जितनी ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स इससे चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। स्लोली स्लोली मूव करे बहुत कम हो रहा है, जितना तेजी से मूव करे, तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इससे और बढ़ेगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, करंट का जो करंट यहां पे इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या है? भाई डायरेक्शन के बारे में फैराडे ने कुछ नहीं बताया था। डायरेक्शन के बारे में फैराडे ने कुछ नहीं बताया था, लेंज ने बताया था। इसके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे वो लेंज, और उसके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आने के पूरे चांसेज हैं। लेंस लॉ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे करवाऊंगा। तो भाई ये सारे ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत सारा फॉर्मूला बना, मतलब कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद दिमाग लगा लगा के फॉर्मूला बनाया, वेरीफाई किया, फाइनली वी नो द लॉज। तो हमारे पास अब लॉज अवेलेबल है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक लॉ की। तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से या इस तरह के क्लोज सर्किट से चेंज होगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस कॉइल में या क्लोज सर्किट में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्या है फर्स्ट लॉ? whenever मैग्नेटिक फ्लक्स, और आने वाले टाइम में देखेंगे, और करंट भी। ठीक है, ये कैसे, ये बताएंगे बाद में आपको। whenever मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, और आप कंप्लीट डेफिनेशन अभी लिखवा देता हूं, और करंट linked with a coil or closed circuit changes an induced EMF is produced in it.
इन इट। समझे? तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ बच्चों। और बाय चांस यही ईएमआई का भी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी ये डेफिनेशन है कि किसी कॉइल से, कॉइल क्या बताया था आपको एक बार लिया, बहुत सारे टर्म्स ऐसे, कॉइल है तो कॉइल हो या क्लोज सर्किट हो कोई, तो भाई उसे अगर कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, करंट इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि भाई ये जो अपने आप इंड्यूस हो जाता है करंट या वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझे? तो ईएमआई का डेफिनेशन कोई बोले तो यही लिख देना, दिस, यही ये लिख दिया, उसके बाद दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। किसी को दिक्कत कि कभी भी किसी कॉइल से या क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। सही है बच्चों, नोट कर लिया, बिठा दूं। चलिए अब दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। तो ये तो पहले लॉ में ये बताता है कि करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखा? वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेज, क्लोज सर्किट चेंजेज एंड इंड्यूस्ड करंट है, भाई इंड्यूस करंट है, इंड्यूस्ड करंट लिख दो या ईएमएफ लिख दो, इंड्यूस करंट या ईएमएफ प्रोड्यूसेज इन इट। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने नहीं लिखा था क्या? अच्छा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेज इन इट। ओके बच्चों, ये खत्म हो गया। चलिए अब आपको ले चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ ले चलते हैं। तो पहले में तो ये बताया कि प्रोड्यूस होगा, अब दूसरे लॉ में बता रहा है कितना प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा ये बता रहा है दूसरे लॉ में, सेकंड लॉ में। तो सेकंड लॉ में क्या बता रहा है कितना प्रोड्यूस होगा? फैराडेज सेकंड लॉ। बहुत बढ़िया, सेकंड लॉ, दूसरे लॉ की बात करते हैं कि कहता है कि भाई उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा जितनी ज्यादा तेजी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे। समझे? मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कितना टाइम में, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, रेट पे डिपेंड करता है, कितना हुआ उसमें फर्क नहीं पड़ता, कितनी तेजी से चेंज हुआ, यानी कि डिवाइडेड बाय टी, कितनी तेजी से डिपेंड करता है। आप मान लो कि भाई एक किताब है 50 साल लगा के पढ़ रहे हैं, एक बच्चा उसको मान लो कि भाई 4 महीने में पढ़ रहा है, ठीक है, तो इफेक्टिव कौन है? वो 4 महीने वाला होगा ना, 50 साल में थोड़ी होता। रेट इंपॉर्टेंट होता है, काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी तेजी से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। समझ रहे हो? काम करने का मतलब ये नहीं कि खराब कर दो। ठीक है, तो ऐसा होता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। फैराडेज लॉज में सेकंड लॉ में बात करते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with it। समझ में आ गया भाई? उतना जितना ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। बहुत बढ़िया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे भाई, चलो लगा देते हैं। तो वो कांस्टेंट के से दिखा देते हैं। तो ई का जो मैग्नीट्यूड है तो वो आ जाएगा के डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। और इन एम के एस सिस्टम के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू क्या है भाई? इन एम के एस सिस्टम के इज इक्वल टू 1। अरे वाह, फिर तो और भी आसान हो गया। बहुत आसान हो गया। अगर मैं ई भी लिखूं तो मैग्नीट्यूड ही है वो। चलो अभी लिख देता हूं, तो ये आ गया डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया।
अच्छा एक और बात है, चलो इसको मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया हो तो भाई दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, मिटा दूं। चलिए तो अब आप देखो यहां पर ऐसा, अब क्या होता है कि भाई आपके पास एक कॉइल है या एक लूप है, उसमें इतना हो गया फ्लक्स चेंज हो रहा है, इतना हो गया। अगर बहुत सारे टर्न हो, उसमें 1 2 3 4 5 बहुत सारे एन टर्न्स है, तो सभी टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ द कॉइल हैज एन टर्न्स अगर एन टर्न्स हो, बहुत सारे टर्न हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, n टाइम्स डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। मैं डी लिख रहा था, डी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई, ये भी लिख सकते हैं और लिखेंगे भी एन डी फाइव बाई डी टी, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं आंसर शीट चेक करते हुए कि भाई नेगेटिव का साइन लगा देते हैं यहां पर, तो नेगेटिव का साइन वो आता है डायरेक्शन की वजह से, बट फैराडे लॉ में आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि फैराडे ने कभी भी इसके बारे में डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में नहीं बताया, वो लेंज ने बनाया था। मैं बाद में लेंस लॉ के बाद फैराडे और लेंज को कंबाइन करूंगा तब यहां नेगेटिव लगाऊंगा, आपको अभी नहीं लगाना। जब भी फैराडे जो लॉ की बात होगी तो यहां पर नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूले में आएगा, बट वो फैराडे ने नहीं बनाया था, इसलिए मैं फैराडे लॉ के टाइम पे नहीं लिखूंगा ये। एक्चुअली तो होगा क्योंकि लेंज ने बताया था, दोनों को कंबाइन करेंगे। इतना आ गया। चलिए भाई तीसरा पॉइंट बात करते हैं अभी जरा, थर्ड पॉइंट, तो फैराडेज थर्ड लॉ, फैराडेज, चलो भाई इसको मिटा देता हूं, फैराडेज थर्ड लॉ। अब मैं तीसरे पे पहुंच रहा हूं यहां पर, थर्ड लॉ क्या होगा, थर्ड लॉ कोई बताना चाहेगा, कभी सुना हो सीखा हो, फैराडेज थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ। भाई फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, कब ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकेंड लॉ में क्या बोला, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, थर्ड लॉ में क्या बताता है, कब तक इंड्यूस होगा, कब तक ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ये थर्ड लॉ में बताता है। मतलब कि भाई ये कोई भी क्लोज सर्किट है या कॉइल है, ठीक है, और ये मैग्नेट कुछ भी है, नॉर्थ साउथ कुछ भी, व्हाटएवर जो भी है, जब तक आप इनको मूव करते रहेंगे, जब तक आप इस क्लोज सर्किट से, क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आ गया क्लोज सर्किट, जब तक क्लोज सर्किट से या कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद, ईएमएफ का इंड्यूस होना बंद। समझ रहे हैं आप भाई, एक एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी में, जब तक वो काम करता है तब तक सैलरी मिलती है, काम करना बंद, सैलरी मिलना बंद। समझ रहे हैं आप लोग। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा कॉइल से या क्लोज सर्किट से, तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। चेंज होना बंद हो, मैग्नेटिक फ्लक्स से नहीं होता ईएमएफ इंड्यूस, ध्यान रखना। यहां पर अभी ये रखा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन उससे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, चेंज होने से होगा, घटने या बढ़ने से होगा भाई, ठीक है। रोज आपको पनीर की सब्जी मम्मी खिलाए, ठीक है, एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, शायद एक हफ्ता भी अच्छा लगे, 1 महीना अगर लगातार रोज वही पनीर की सब्जी खिलाए, बहुत अच्छी सब्जी है लेकिन आप पक जाएंगे, ठीक है। 1 साल लगातार खिलाए, आप पागल हो जाएंगे बिल्कुल। तो चेंज, यू नीड चेंज। इंसान को भी चेंज चाहिए भाई, इसको भी चाहिए, आपको चाहिए हो या ना चाहिए हो, इसको तो जरूर चाहिए। तो तब जब तक इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, सीधी बात ये है। चेंज बंद, ईएमएफ इंड्यूस होना बंद। फैराडेज थर्ड लॉ क्या, द induced EMF lasts so long in the क्या coil or closed circuit सर्किट को मैं CKD लिख रहा हूं, सर्किट, as the change in
change in magnetic flux linked with it continues. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ठीक है, तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद, ईएमएफ का इंड्यूस होना बंद, बिल्कुल बंद. भाई तसल्ली बख्श पढ़ लिया, ये तो तीनों लॉ पढ़ लिए. अब मैं अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स गया उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना चेंज हुआ, बल्कि कितना तेजी से चेंज हुआ. डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी आता है, कितना तेजी, किस रेट से चेंज हो रहा, कितना तेजी से चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ कितने टाइम में. रेट का मतलब कितना चेंज हुआ कितने टाइम, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता. चेंज भाई चेंज चाहिए भाई इसको. चलिए अब मैं लिखता हूं, असाइनमेंट भेज ही दिया था आपको. अब लेकिन लेंस लॉ अभी हम सीखेंगे, उससे पहले जरा इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जरा. लेकिन मैं फॉर्मूला लेंस लॉ को कंबाइन करके बोलूंगा. तो एक्चुअल फॉर्मूला जो होगा अपना, एक्चुअल फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा अपना, तो भाई ई आएगा, ई अब मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं, माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिखोगे. डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये नेगेटिव साइन आता है लेंस लॉ से. किससे? नेगेटिव साइन, ठीक है, कम्स फ्रॉम लेंस लॉ. तो मैंने लेंस लॉ, अभी हमें नहीं पता क्या है लेंस लॉ, ठीक है, तो हमें नहीं पता अभी, बट मैंने कंबाइन कर दिया क्योंकि हम इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहते हैं. अच्छा, दूसरा क्या है कि भाई ये कोई क्लोज सर्किट है, ठीक है, और इसका पूरे का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, पूरे का कुछ का रेजिस्टेंस होगा. तो इफ R is the resistance, net resistance, if R is the net resistance, अगर इस पूरे पाथ का नेट रेजिस्टेंस R है बच्चों, देन इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होगी, लगा दो ओम्स लॉ. इंड्यूस करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मुझे बताओ. क्या सर V इक्वल टू आई आर होता है, तो I होगा V बाय आर होगा. चलो यहां पर तो इंड्यूस करंट आ जाएगा E बाई आर, यानी कि I आ जाएगा माइनस N डी फाइव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चलेगा बाय आर, या डेल्टा फाइव बाय डेल्टा ले सकते हैं, या दोनों चलेगा, वो डिपेंड करता है. ओके बच्चों, तो ये हमारे पास फॉर्मूले रेडी है. चलिए फटाफट 2-3 क्वेश्चन करते हैं. ओके, चले डिफरेंशिएशन का खूब यूज करो, बखूबी यूज करो. चलते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है. छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं बनते. तो चलो भाई, चलो. तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे. ये क्वेश्चन ये है क्या, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil at any time is given by ये phi is equal to 5t क्यूब माइनस 6t, ठीक है, स्क्वायर प्लस क्या लिख दूं t माइनस 10. किसी टाइम पर ये ठीक विद अ कॉइल, यहां पर लिख दो हैविंग, कॉइल में टर्न्स है, हैविंग 600 टर्न्स, ठीक है, इस कॉइल में कितने टर्न्स है, 600 टर्न्स. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, ठीक है, हैविंग 600 टर्न्स at any time is given by this. ये है. then find number 1 induced current
induced EMF and current, ठीक है, at number 1 t is equal to 2 second, number 2 initially, और गिवन है रेजिस्टेंस जो पूरे क्लोज पाथ का दे रखा है, मान लो 400 ओम दे रखा है, ये गिवन है। पूरे क्लोज का जितना जो पूरा कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम दे रखा है। चलो अच्छो करो, समय शुरू होता है अब। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है, बहुत जल्दी डिफरेंशिएशन का यूज करो। फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला कौन सा है अपने पास, अरे भाई फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। बहुत शुक्रिया। चलिए जल्दी करो, जल्दी। फटाफट करेंगे, फटाफट खटाखट जल्दी से। चलिए क्वेश्चन 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 यस 6 क्वेश्चन आपको दिए ने, 4 ही हैं, 5 ही हैं, 2 2 4 5। चलिए क्वेश्चन भी निकालिए आपके असाइनमेंट वाला। ये असाइनमेंट चले उसके भी कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, बाकी घर में करना। हाँ भाई ये हो गया पहले। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आने लग गया है। ईएमएफ वोल्टेज है या करंट, अरे ईएमएफ तो वोल्टेज होता है ना बच्चे, ईएमएफ तो वोल्टेज होता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, यहाँ पर ईएमएफ का मतलब वोल्टेज है सीधा, बल्कि कहीं पर भी होता है। बैटरी के लिए ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, बट यहाँ पर वोल्टेज, ईएमएफ मीन्स वोल्टेज। हाँ भाई चलिए, कई बच्चों ने ट्राई कर लिया है, अब मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी कुछ काम करूँ। चले भाई सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले किसी टाइम टी पर ये फ्लक्स है, बहुत बढ़िया, फाई दे रखा है। चलो तो यहाँ पर फाई लिख लो, यहाँ पर इतना लिख दिया, ये टेप दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब, एट टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू टी तो ये आएगा, तो माइनस एन, एन कितना है भाई, एन कितना है 600 है, ओके। डी बाई डी टी ऑफ फाइव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव, 5t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस टी प्लस 10। क्या यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, और आज के डेट में अब 12th क्लास में इस चैप्टर के होते होते आप डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा शॉर्टकट मार देता हूँ, 11th जैसा नहीं करता कि सबका अलग अलग, अब मैं सीधा लिख देता हूँ, अब आप कर सकते हैं। तो इसका करेंगे तो 15t स्क्वायर आएगा, इसका करेंगे तो 12t आएगा, और इसका करेंगे तो 1 आएगा, और इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये किसी टाइम पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है बच्चों, ये किसी टाइम t पर है। लेकिन अब आपको चाहिए कब, आपको चाहिए 2 पार्ट है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, अभी लो। तो अब आपको चाहिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल टू एट, t इज इक्वल टू कब है 0, इनिशियली का मतलब 0, t इक्वल टू 0, इनिशियली का मतलब समझ में आ गया। हाँ तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, शिकार करेंगे। तो e जो आएगा
तो ये आ गया माइनस, माइनस का साइन लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पर 15 टी की जगह 2 स्क्वायर लगा दो, -12 टी की जगह 2 लिख दो, +1 भाई कर दो, यहाँ पर कर दो सॉल्व, -600 आपने कर ही दिया, तो ये आ गया कितना 460 आ गया, यहाँ पर -24, ठीक है, प्लस का 1 आ गया, देख रहे हैं, तो प्लस का 1 आ गया, तो ये हो गया 61, ठीक है। 61 में से 24 घटा दो अब, ओहो छोटी सी बात है ये तो ये 11 में 4 गया 7 आएगा, यहाँ पर 5, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, तो ये आ गया -600 इंटू 37, इतना वोल्ट आएगा ये। क्या आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया था? अरे भाई सभी करके बैठे हुए हैं, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 28200 -28200 वोल्ट। भाई जपनीत का ये आंसर आ रहा है, क्या सभी का आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने पे? क्या सभी का आ रहा है? अगर आ रहा है तो मैं सही मानूंगा, नहीं किसी का कुछ और भी आ रहा है, तुषार का अलग आ रहा है, ओके 222, अब सबका आ रहा है आंसर 22200, तो भाई मैं वही लिखूंगा 22200, इतना वोल्ट। भाई आपने बोला तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहां पर आपको करंट चाहिए, ओके करंट भी निकालो भाई, तो करंट क्या मिलेगा, E/R, ई कितना है -22200 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 400, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको डिवाइड कर लिया, कितना आया, कितना आया करंट, बता दो बता दो, 55.5, तो ये आ गया -55.5 एम्पियर। क्या यही आ रहा है? चेक कर लो भाई, सभी लोग चेक करो, क्या यही आ रहा है? मैं नहीं करूंगा कि डिवाइड डिवाइड मैं नहीं करने वाला, कहीं सोचो, तो यहाँ पर आ रहा है, क्या यही आ रहा है? -55.5 आ रहा है, चेक करो सभी लोग, सभी का आएगा करंट तो मैं सही मानूंगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ भाई t इक्वल टू 0 पे, तो E आएगा यहाँ पे रख दो, तो -600, ये 0 ये 0, बचेगा 1, तो यानी कि 1, तो यहाँ पर E आ गया -600 वोल्ट। इंड्यूस करंट E/R, तो -600 वोल्ट, अपॉन में R है 400 ओम, 400 ओम, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये मैं कर लेता हूँ 2 3, तो भाई आई आ गया -1.5 एम्पियर। इसका चेक करो भाई, 55 पॉइंट आ रहा है 5, हाँ जी, तरन्नुम का भी आ रहा है, ओके दैट्स ग्रेट, फिर सही होगा, ठीक है भाई। तो इसका शिकार हो गया यार, कोई कठिन थोड़ी था, चुन्नू मुन्नू था ये तो। चलो आपको ले चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप 11th क्लास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करते थे, वैसे आ गया, और सिर्फ यहाँ नहीं, अनगिनत जगह पे इस तरह की चीजें आ सकती है और आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ सकती है। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये चीख चीख करके बोल रहा है, इसकी आत्मा चिल्ला रही है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। +1 कैसे हुआ मेरे दोस्त? देखो t की जगह 0 रखना है ना, इनिशियली का मतलब t इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ पर भी t की वैल्यू 0, यहाँ पर भी 0, तो ये 1 बचेगा भाई। e में तो रखोगे, 5 में थोड़ी रखोगे, ठीक है। t की जगह पे आप 0 0 रखोगे तो ये 1 ही तो बचेगा, सही है ना? यस सही है, चेक करो भाई, ओके सभी कन्विंस हैं, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आपके असाइनमेंट में से मैं करवाता हूं, आपको जो भेजा हुआ है उसमें से एक दो क्वेश्चन करवाते हैं। एक दो करवा रहा हूं, बाकी शिकार कर देना है घर में जाकर के, बिल्कुल घर में ही हो, अभी तो ऑनलाइन चल रही है तो घर में ही हो, ठीक है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, चलो भाई रोटेट हो जाओ और शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ?
पहला क्वेश्चन, छोटी सी बात, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेना, बहुत बढ़िया आसान है। चलिए इतना इतना इतना, हाँ जी। अब मैं करवाता हूं चलो आपको ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है? अ वायर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, बेंड इनटू रेक्टेंगुलर लूप, और उसका दे भी रखा है 15 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड perpendicular to the magnetic field, whose flux density is 0.08 Weber per meter square within 0.5 second. The loop is changed into 10 centimeter square, and flux density increases to 1.4 Weber per meter square. Calculate the value of induced EMF. Calculate the value of induced EMF. तो भाई एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन आ गया है आपके शहर में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एरिया भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, दोनों चीज चेंज हो रहा है भाई। तो E जो होता है, E का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये होगा डी फाई बाई डी टी, और फाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर? अब आप देखो यहाँ पर पहली बात, यहां पर लिखते हैं, चलिए भाई, फाई है यहां पर बी ए कॉस थीटा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो थीटा के बारे में बता रहा होगा। तो कैसे बता रहा है? चाहे वो स्क्वायर लूप है, ठीक है, पहले कैसा था, रेक्टेंगुलर लूप था, चलो ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है, एरिया वेक्टर इधर होगा। अब मुझे ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन किधर होगा? इतना यहाँ पर प्लेस, इतना परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एरिया, ये लूप जो है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो एरिया है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये एरिया ये वाला है, ये वाला। तो मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तभी इसका जो प्लेन है, एरिया का प्लेन है, वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो एरिया वेक्टर होता है एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, तो आप देखोगे इनके बीच में एंगल 0 डिग्री। भाई दो चीजें बात है, एक होता है एरिया वेक्टर और दूसरा होता है प्लेन ऑफ एरिया, पहले बात कर चुके हैं। ये है आपका क्या, एरिया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहां पर ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे एरिया वेक्टर होता है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो मैं यहां पर तो थीटा 0 डिग्री लिख दूंगा, तो फाई कितना आ जाएगा, बी इंटू ए, तो ये आना चाहिए डी बाई डी टी आ जाएगा, बी इंटू ए आएगा। क्या ये समझ में आ गया आपको? बी इंटू ए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम चाहें तो यहां पर क्या लगा सकते हैं बच्चों, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका सीधा लगा देता हूं मैं, चलो
तो देखो फाई 2 बार में होगा। एक एक काम करता हूं, इसको ऐसा लिख देता हूं कि फाई 2 माइनस फाई 1 कर दिया अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ऐसा कर सकते हैं। एक तरीका बड़ा हिट है कि भाई जब पहला केस है, ध्यान समझना, पहला केस है उस समय रेक्टेंगुलर एरिया है और उस समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख लो। तो फाई 1 क्या आएगा यहां पर, फाई 1 आएगा, फाई 1 आ जाएगा यहां पर B1A1। और थोड़ी देर के बाद देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी B2 और एरिया हो गया कुछ A2। ये देख लो, इनका डिफरेंस ले लो, टाइम से डिवाइड कर दो, आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप समझ में आया होगा। तो भाई देखो क्या बोल रहा है, अब हम पढ़ते हैं। इतना मीटर लॉन्ग वायर बैंड इनटू रेक्टेंगुलर, इतना। तो यहां से एरिया मिल गया आपको A1, पहले रेक्टेंगल था, केस नंबर 1 पहले रेक्टेंगल था। तो एरिया कितना है आपका 15, इसको मीटर में चेंज कर लो तभी एम के सिस्टम में वोल्ट में आंसर आएगा। तो यहां पर 15/100, ठीक है, इनटू 5/100, इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया आएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ गया 75 इंटू 10⁻⁴ में लिख देता हूं, चलो फिलहाल 4 इतना मीटर स्क्वायर। उस समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है भाई, ये जो देख रखा है फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये B1 है, ये B1 है, समझो। तो यहां पर B1 की वैल्यू दे रखी है 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जब रेक्टेंगुलर एरिया था तब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इतनी थी, ठीक है, विद इन इतना सेकेंड, मतलब डेल्टा टी दे रखा है यहां पर कितना सेकेंड, 0.5 सेकेंड। क्या होता है, द लूप इज चेंज इनटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब केस नंबर 2 में इसको क्या बना दिया गया है, स्क्वायर बना दिया गया है, क्या स्क्वायर। ये रेक्टेंगल था, अब देख रहे हैं ये स्क्वायर बना दिया गया, स्क्वायर। तो इस समय अब A2 क्या होगा, एरिया क्या होगा भाई, एरिया 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 उसका स्क्वायर कर देंगे तो 10/100 इंटू 10/100। बच्चा बच्चा कर सकता है, चलो ये कैंसिल ही कर दिया यार मैंने, ठीक है। तो 10⁻⁻, माइनस का कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, माइनस का आना चाहिए, यहाँ पर ले आएंगे तो माइनस का 2 इतना मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर B2, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर B2 कितनी है भाई, तो यहां पर दे रखा है इतना हो जाता है बढ़ के 1.4 इंटू 10⁻⁻, बस इतना ही, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, इतना। तो यहां से मिलेगा आपको फाई 1 और यहां से मिलेगा आपको फाई 2। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। चलो यहां से फाई 1 निकाल लेते हैं भाई, फाई 1 वहां जगह नहीं थी, नहीं वहीं निकाल लेता। तो B1A1, तो भाई B1 कितना है, अभी देख लिया 0.08, A1 आपको पता चल गया 75 इंटू 10⁻⁻⁴। ध्यान से देखो, इसको मैं चाहूं तो ले सकता हूं क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 75, खुद करो मल्टीप्लाई, 2 प्लेस आप इधर ले जा रहे हैं तो पावर माइनस का 6 आ जाएगा, इतना वेबर आएगा फाई 1। यहां से देखते हैं फाई 2 क्या मिलेगा, बाद वाला B2 इंटू A2। भाई फाइव B2 क्या है बच्चों, 1.4 है, A2 मिल गया है 10⁻⁻², इसमें तो कुछ और करना ही नहीं, इतना वेबर मिल गया। ओके वाओ, अब यहां रखो और सिंपलीफाई करो, यहां रखो सिंपलीफाई करो, जल्दी से करो, सभी लोग कैलकुलेशन करते रहे अपना, अब यहां पर अपना अब कैलकुलेशन करते रहे। तो यहां पर करेंगे, चलो भाई कर दो कर दो कर दो, कुछ कॉमन आएगा 10⁻⁻² कॉमन ले सकते हो दोनों जगह से, चलो माइनस का 2 ले लिया कॉमन यहां पर। तो यहां पर बचेगा कितना, 8 इंटू 75, अगले स्टेप में लेते हैं यहाँ पे। ओहो, चलो 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 भाई चलो, 10⁻⁻² कॉमन लेने का दोनों जगह से है, तो 8 इंटू 75। अब देखो इसको 75 को यहां पर 10⁻⁻⁴ बचेगा तो मैं लिख देता हूं 0.0075 माइनस, अच्छा फाई 1 पहले लिख दिया क्या मैंने, ओहो, वैसे खैर मैग्नीट्यूड में फर्क तो पड़ेगा नहीं,
मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा, बट चलो मैं लिख देता हूँ। चलो तो 1 माइनस 5 कर देता हूँ, मैंने पहले लिख दिया तो लिख दिया। मैग्नीट्यूड पे असर नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ले रहा है ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप 5 1 माइनस 5 2 लिखे या 5 2 माइनस 5 1, मैंने ये लिख दिया पहले, तो ये लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया आपका, चलो यार आप लोग मानोगे नहीं तो यही लिख देते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1.4 बस, माइनस यहाँ पर 8 इंटू 0.0075 हो गया। मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो और मुझे बताओ कितना वोल्ट आ रहा है आंसर। चेक करो सभी लोग। अच्छा, टाइम से डिवाइड नहीं किया, टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम भी तो है भाई, कितना है टाइम, 0.5 सेकेंड है टाइम। चलो सभी लोग करो, डिवाइड करो, इसको मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, इसको डिवाइड करो, फटाफट करो जल्दी से। एक बच्चे ने कर दिखाया 16 इंटू 10⁻³ सभी लोग चेक करें, 16 इंटू 10⁻³ वोल्ट, तो मैं लिख सकता हूं 0.016 वोल्ट। सभी को लेकिन चेक करना है या क्या यही आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है 0.68 इंटू 10⁻²। ओके देखते हैं भाई, और बाकी भी करें, बाकी भी करें, बाकी भी करें। आई हैव द आंसर, इसके क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है आंसर 0.1। ओहो 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 ओहो, जपनीत आंसर चेक करो, जपनीत, जपनीत जी आंसर चेक करें अपना। बाकी बच्चे भी जल्दी से आना चाहिए आंसर, फटाफट जल्दी से, बैठ के आराम नहीं करने का, काम करने का। पूरा प्रोसीजर बता दिया ढंग से बिल्कुल, कि भाई पहले शेप था कॉइल का कुछ, उससे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था कुछ, पहले आपने फ्लक्स निकाल लिया पहले केस में 5 1, दूसरे केस में एरिया चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, उस समय देख लेंगे भाई क्या है। एंगल भी रोटेट भी कर देता मान लो, तब भी कर देते, थीटा भी चेंज हो जाता तो भी कर देते, तो उस समय भी लगा देते BA cos थीटा। मयंक, नो 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 माय डियर नो, देख लो कैलकुलेशन में गलती होती है, यहां पता चलता है, वेरीफाई होता है। तृप्त ज्योत कौर, आपका जवाब सही है। नित्या नहीं, नित्या कुछ गड़बड़ हो गया यहां पर। अजफर महमूदी, आपका जवाब थोड़ा सा आसपास है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। एकांश नहीं है, एकांश गड़बड़ है। देखो बेटे, देखो ऐसे एग्जाम में ऐसे गलती होती है, बोर्ड में आप बैठे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसे गलती हो जाती है, इसलिए अभी खूब कैलकुलेशन करना है ताकि बिल्कुल। वंश का सही जवाब है, वंश का सही जवाब है, ये करेक्ट आंसर था, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अभी कैलकुलेशन किया करो, मेरे साथ चला करो, फटाफट कैलकुलेशन किया करो, उससे आपको पता चलता है कि भाई गड़बड़ हो रहा है क्या। तो असाइनमेंट के बचे हुए सारे क्वेश्चन का शिकार कर डालना है, ठीक है, बिल्कुल। ओके पलक, कौशल, यू आर राइट। ठीक है, छोटी सी गलती होती है आपसे, बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, छोटी सी होगी, बट वही तो नहीं चाहिए छोटी सी गलती। ओके बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, उदिता का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड उदिता। चलिए बच्चों, तो अब मैं इसको, इस वाले टॉपिक को रोकता हूं यहाँ पर, ये खत्म हो गया तसल्ली बख्श। अब हम चलते हैं आगे। आगे है लेंस लॉ, आगे है लेंस लॉ, लेंस लॉ, लेंस लॉ। चलो एक काम करते हैं, लेंस लॉ अगली क्लास में पढ़ते हैं तसल्ली बख्श लेंस लॉ, लेकिन होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको कुछ रूल्स याद करने हैं, प्रैक्टिस कर लेना है, क्या क्या लेंस लॉ में जरूरत पड़ने वाली है। बहुत लॉजिकल क्लास होगी अगली, लेंस लॉ पे पूरी क्लास डेडिकेटेड रहेगी। लेंस लॉ पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं या कहीं पर भी आ सकते हैं वो करेंगे। तो अब आप ध्यान से समझो क्या होमवर्क है। एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, और डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल मैं यूज करने वाला हूं कि भाई कैसे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो पता होना चाहिए। दूसरा, एक सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल ढंग से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं इसका बहुत यूज करने वाला हूं। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको, ध्यान देना,
दोनों का, और साथ में राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल आपको यूज करना भी आना चाहिए।